ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास की जो फिज़िक्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर्स को, उसमें चैप्टर नंबर 7 है जी। चैप्टर नंबर 7 है जो इस बुक का, और जो नंबरिंग के हिसाब से वहाँ पे चैप्टर नंबर 16 है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अभी हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, तो एंड पे मैं वो सारा आपको बता दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी समझने की डेफिनेशन इसकी क्या है। ये एक डिवाइस है, एक मशीन है, जो कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी साइन फॉर्म या फिर ये कह लें कि उनकी जो वेव फॉर्म है, उसको किसी स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए, स्टडी करने के लिए जो मशीन या जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं CRO, ठीक। यहाँ पर ये समझ लें कि ऐसी चीज़ें जो कि चेंज होती हैं, जिनमें तब्दीली आती है, तो उसको ग्राफिकली या किसी स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए, ड्रा करने के लिए हम जो मशीन इस्तेमाल करेंगे उसको CRO कहा जाएगा। जैसे आपने पढ़ा पीछे AC करंट पढ़ा था, AC वोल्टेज या AC करंट वेरी करता है ना, मसलसल तब्दील होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा फिल्मों में, वो जो डॉक्टर साहब ने मरीज़ को लटाया होता है और वो मर रहा होता है, एंड पे आखिरी स्टेज पे उसके हार्ट बीट की भी इस तरह एक वेव फॉर्म बन रही होती है कि नहीं, क्योंकि उसका दिल जो है मसलसल वाइब्रेट कर रहा होता है, वेव्स बना रहा होता है। तो उसके हार्ट बीट जो है उसको भी एक वेव की सूरत में, उसकी जो वेव फॉर्म है उसको एक स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए जो आप वो मशीन से देखते हैं ना वहाँ पे, वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये तो मोटी मोटी मुश्किल बातें हैं जो आपके सामने रखी हैं। सबसे आसान बात, जहाँ पे भी आप स्क्रीन देखेंगे, कोई भी स्क्रीन आप देखें, टीवी की देख लें, मोबाइल की देख लें, सबसे बड़ी बात टीवी की देख लें, LCD की देख लें, उसके अंदर जो आप स्क्रीन देख रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, उसके अंदर CRO लगी होती है, ठीक है कि नहीं। बहुत सारी ट्यूब्स, ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ट्यूब्स लगाई होती हैं, जो कि क्या बना रही होती हैं, उसकी तस्वीर जो आपको नज़र आ रही होती है वो बना रही होती हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि जो वेरिंग क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी मकदारें जो तब्दील होती हैं, उनको स्क्रीन के ऊपर स्टडी करने के लिए हम CRO का इस्तेमाल करते हैं। एंड पे आगे इसकी फिर छोटी सी एग्जांपल भी मैंने दे दी है कि स्क्रीन किसकी, टीवी की, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, आगे भाई हमारे पास इसकी है पार्ट्स के नाम। अब ज़रा यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू होगी, वजाहत इसकी। तो बच्चे इसके 3 हिस्से होते हैं, तो मैं 1 बाय 1 वो तरीके बनाऊंगा, वो सारे इसके पार्ट्स बनाऊंगा भी, और साथ में उसको स्टडी भी करते हैं। पहला इसका पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन गन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या है, ज़रा इसकी तस्वीर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर बच्चों सबसे पहले लगा होता है एक फिलामेंट। क्या लगा होता है? एक फिलामेंट लगा होता है। देखा था ऐसे फिलामेंट था, तो जिसके अंदर थर्मियोनिक एमिशन करने के लिए मिनिमम कितने वोल्टेज हमें देनी पड़ते हैं? 6 वोल्ट हमें इसमें दरकार होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके आगे हमारे पास क्या है? इसके आगे लगी हुई है एक बच्चे कैथोड। क्या लगी हुई है? कैथोड। इसके ऊपर आपको पता है कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसके आगे एक लगी हुई है ग्रिड। क्या लगी हुई है? एक ग्रिड लगी। इन सारों के फंक्शन क्या है अभी हम स्टडी करते हैं। ग्रिड का मकसद क्या है वो भी अभी हम स्टडी करेंगे। इसका क्या है, सारी चीज़ें देखते हैं। इसके बाद आगे क्या लगा होता है? इसमें एनोड लगे होते हैं। 2 प्लेट्स लगी होती हैं, पैरेलल समझ लें। ये एनोड लगी हुई है, और एनोड के ऊपर आपको पता है कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये जो सारी चीज़ हमने बना ली है बच्चे, ये हमारे पास क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का कौन सा हिस्सा है? ये वाला। इस हिस्से को, इस सारे पहले हिस्से को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। अब हम ज़रा इसकी वजाहत में चलते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जैसे ही हम यहाँ से करंट देंगे इस फिलामेंट को, तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, हरारत पैदा होगी कि नहीं?
उससे ये जो मेटल है ये गर्म होगा। जब मेटल्स को गर्म किया जाता है तो उसमें से क्या खारिज होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं। पढ़ा था थर्मियोनिक एमिशन के नहीं? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब देखें जी, फ़र्ज़ करें, मैं समझाने के लिए क्या लेता हूँ, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये फिलामेंट में से। तो फिलामेंट का क्या मकसद है यहाँ पे जो लगाया है कि इसने अपने अंदर से क्या मीट करवाने हैं? इलेक्ट्रॉन। इसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज होने हैं। ठीक। अच्छा, अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन निकला है, ये अपने हिसाब से एनर्जी लेके निकला है घर से, ये अपने हिसाब से। तीनों के पास डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास क्या है? कम। अच्छा, ये जो आगे लगी हुई है ना कैथोड, अब ये इनका इम्तिहान लेगी कि इनमें से कौन कौन से हैं जो बड़े जवान हो गए और इनको आगे लेके जाया जा सकता है, बाकी बच्चों को वापस घर भेज दे। अब इनमें से जिनके पास एनर्जी बहुत कम है ना, उनको तो ये कैथोड के ऊपर भी माइनस और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या है? फ़र्ज़ करें इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी बहुत, इसके पास बहुत कम एनर्जी है। जब ये मेटल की सरफेस से निकला है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा होता है ना, तो उसके पास होती है एनर्जी, जौन सी भी है, काइनेटिक है, जौन सी भी है। जब हमने उसको गर्म किया, उसने और एनर्जी ली, तो एनर्जी लेके वो किधर को आता है? बाहर को। ठीक। अच्छा, अब होगा क्या? इसके पास एनर्जी बहुत कम है, ऊपर वाले दो के पास चलो फिर भी गुजारे लायक है। तो ये कैथोड कहेगी इसको कि तुमसे तो ना हो पाएगा, तुम वापस चले जाओ। ठीक है कि नहीं? समझ आ गई है? जैसे आपके अब्बा जी बाहर गेट के सामने खड़े हों और आप कहें कि मैं तो घर छड़ देना, तो अब्बू समझ ले कैथोड ने। अब 3 भाइयों में जिसमें हिम्मत होगी ना वही लांगेगा आगे, बाकी वापस चले जाएंगे। ठीक है? तो कैथोड ने क्या करना है कि लो एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको इधर ही रोक देना कि भाई आप वापस चले जाएं, आपके बस की बात नहीं है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड को कहते हैं परावर्तन। ठीक है कि नहीं? वो इसको क्रॉस करके इनके पास इतनी एनर्जी है कि वो कैथोड की बात नहीं सुनते और आगे मूव करते हैं। ठीक है? अच्छा, आगे क्या होगा? अभी ग्रिड आ गई आगे। ग्रिड के ऊपर भी बच्चे कौन सा पोटेंशियल होता है? नेगेटिव पोटेंशियल। और ये जो ग्रिड का पोटेंशियल है ये हमारे कंट्रोल में होता है, यानी कि इसको हम अपने हाथ से या अपनी मर्ज़ी से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रिड के ऊपर कौन सा पोटेंशियल है? नेगेटिव पोटेंशियल है। समझ आ रही है? अच्छा, अब होगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे पहुँचे, अब आगे ग्रिड फिर पड़ी है, उसके ऊपर अगेन कौन सा पोटेंशियल है? नेगेटिव पोटेंशियल है, माइनस है उसके ऊपर भी। अब इनमें से जो 2 हैं, एक के पास एनर्जी कम है और एक के पास समझ लो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? जो इधर से मुश्किल से क्रॉस करके आ गया, समझ लो ये बड़ा भाई था जिसको आप ओवरटेक करके आगे आ गए। अब आगे आ गए जी अब्बू जी। ठीक है? अब क्या होगा? इसके पास भी नेगेटिव, इसके पास भी नेगेटिव। ग्रिड कहेगी कि जिसके पास एनर्जी कम है वो इधर ही रुक जाए, वो आगे ना जाए। अब होगा क्या? ये जो साहबजादे हैं ये ज़्यादा ही बिगड़े हैं, इनके पास ज़्यादा एनर्जी है, ये इसको भी जंप करते हैं, इसमें से भी गुजर के आगे को पास हो जाते हैं कि इनके पास इतनी एनर्जी है कि ये ग्रिड को भी ओवरटेक कर सकते हैं और ये कैथोड को भी ओवरटेक करके इनमें से गुजर सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो वो काफ़ी लड़ाइयाँ कर के यहाँ पहुँचा है, अपनी काफ़ी एनर्जी वो क्या कर चुका है? ज़ाया कर चुका है। क्या कर चुका है? काफ़ी एनर्जी उसने अपनी वेस्ट कर ली है। अब यहाँ पहुँचता है तो थक चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लेकिन यहाँ से आगे जाने की इसमें हिम्मत नहीं है। अब इसको आगे कौन लेके जाएगा? ये जो एनोड रखी हुई है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस है। आपको पता है प्लस माइनस को क्या करता है? अट्रैक्ट। तो ये जो एनोड है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? खींचेगी, आगे को खींचेगी, यानी कि आगे को इसको क्या करवाएगी? मूव करवाएगी, एक्सेलरेट करवाएगी, इसको आगे को हरकत देगी। इलेक्ट्रॉन को उठा के किधर को फेंकेगी? आगे को। समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, अब होगा क्या? इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली दोबारा से, समझ आ रही है? तो ये जो अपनी एनर्जी ज़ाया कर चुका है, अब ये ऐसे ही है जैसे आप घर की सारी दीवारें फलांग के आ गए हैं, अब पैसे सारे ख़त्म हो गए, अब आगे का सफ़र मुश्किल है, तो फिर आपका कोई बिगड़ा हुआ दोस्त होगा जो कहेगा तू टेंशन नहीं लेनी, मैं तेरे नाल।
तो इस तरह का काम नहीं करना। अब बहरहाल एनोड इसको एनर्जी देगी, इसको एक्सेलरेट करवाएगी, इसको आगे को हरकत देगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अब हरकत करके आगे को चलेगा। जब हमारे पास एसी करंट की वेव फॉर्म बनती है तो कुछ इस तरह से हो रहा होता है, करंट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो देखें क्या हो रहा है, ये जो वेव फॉर्म है ये एक्स की सिमत में भी जा रही है, आगे को जा रही है कि नहीं, और ऊपर नीचे भी आ रही है कि नहीं, वाई की सिमत में भी और ये एक्स की सिमत में भी। तो ये जब वेव फॉर्म बनती है, ये जो ग्राफ बनता है, ये जो क्वांटिटी जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं और करंट में मिलता है ना, तो ये ऊपर नीचे वेरी करती है। तो इसमें वाई वाला मोशन भी हो रहा है और इसमें एक्स वाला मोशन भी। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमने इस शक्ल में लेके आना है, तो कैसे, अब ज़रा वो पढ़ते हैं आगे। तो इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या क्या है पता लग गया जी, किसका क्या क्या फंक्शन है पता लग गया। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, ग्रिड का पोटेंशियल आप कम ज़्यादा खुद से कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा माइनस इसको देंगे तो आगे से जो चार्जेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा इधर ही रुक जाएं, क्योंकि ये माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल। लेकिन अगर ये ग्रिड का नेगेटिव आप बहुत कम कर दें, बहुत लो रख दें, या डिस्टर्ब नहीं करते, आप लेक्चर के एंड पे आया करें, ले लो भी जो लेना है। चलें अब देखें जी, चलो ले लो भी। ग्रिड का एक और काम भी बता दूं, इसने कंट्रोल करना है। मैं और लफ्ज़ों में बता दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जिन्होंने आगे जाना है। अगर हम माइनस इसको कम देंगे ग्रिड को, तो फिर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहेंगे कि ग्रिड की हमने नहीं सुनी और आराम से इसमें से जंप करके आगे को जाते जाएंगे। लेकिन अगर ये दीवार ही बहुत ऊंची बना दी जाए, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दे दिया जाए, तो कोई एक दो इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें हिम्मत होगी ग्रिड को पास करके जाए। तो जैसे जैसे हम नेगेटिव बढ़ाएंगे तो आगे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है हम बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं, किसकी मदद से, ग्रिड की मदद से। ये बात समझ आई है। अच्छा, ये शॉर्ट में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन गन के बारे में शॉर्ट में बताएं, तो आप बता दीजिएगा ये चीज़ें इसमें। वो पूछ लेता है ग्रिड के बारे में बताएं, तो आप 3-4 बातें बता दें। और ग्रिड एक ऐसी हमारे पास प्लेट है या इलेक्ट्रॉन गन का एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होता है और ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी ने आने वाले जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद को क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्या करना है, ये 3-4 बातें आप अपने अल्फाज में सही लिख लें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन साहब यहाँ से यहाँ आगे, अब इनके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि अभी आगे को जा सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पहुँचेगा आगे हरकत कर रहा है। अब हमने इसको ऊपर नीचे भी मूव करवाना और आगे पीछे, क्योंकि इसका जो वेव फॉर्म हमने बनाना है। अब होगा क्या बच्चे, आगे हमने 2 प्लेट्स लगा लेनी है। ये जो प्लेट्स हैं ये कौन सी हैं बच्चे, वाई प्लेट्स। पहली प्लेट्स वाई प्लेट्स हैं। अच्छा, इनका क्या काम है ये भी देख लेते हैं। इसके आगे हमने 2 और प्लेट्स लगाई हुई हैं, वो कौन सी हैं बच्चों, एक्स प्लेट्स। कौन सी प्लेट्स हैं, ये दूसरा हिस्सा है इसका, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का ये दूसरा पार्ट है। इसको क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स। देखें अब होगा क्या, होगा ये कि ये वाली जो प्लेट्स हैं, वाई वाली प्लेट्स, ये जो आपका वेव फॉर्म बनेगी उसमें जो वाई वाला मोशन है, वाई किसको ऊपर नीचे को जाहिर करता है ना, कि जो ऊपर नीचे आपका ग्राफ जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे को भी आ रहा है। तो ये जो ऊपर नीचे वाला मोशन है ये कौन सी प्लेट्स ने करवाना है, वाई प्लेट्स ने। तो आप कहेंगे कि वाई प्लेट्स यहाँ पे क्या करेंगी, वेव फॉर्म में जो वर्टिकल मोशन हो रहा है, जो अमूदी हरकत हो रही है, वो किसने करवानी है, वाई प्लेट्स ने। अब ज़रा आगे एक्स प्लेट्स क्या काम करेंगी, एक्स प्लेट्स आपके चार्ज को या फिर आपका जो ग्राफ बनेगा उसको किस सिमत में हरकत देंगी, एक्स की सिमत में। अब ये आगे को भी तो जा रहा है ना, एक्स की सिमत में भी तो जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अब ये
एक्स की सिमत में या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, जिसे आप कहते हैं उफ़की मोशन जो है वो कौन सी प्लेट्स ने करवाना है, एक्स प्लेट्स ने करवाना है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो देखें ऊपर को जा रहा है, ये कौन लेके जा रहा है, वाई प्लेट्स। आहिस्ता आहिस्ता किधर को जा रहा है, आगे को भी तो जा रहा है, ऊपर के साथ साथ किधर को जा रहा है, आगे को भी। तो आगे को कौन लेके जा रहा है, एक्स प्लेट। अगर हम क्या करें, हम ये वाई, ये बेटा बाहर से ये इसके अंदर डिज़ाइन होती है, इसको भी बाहर से किसी पोटेंशियल के साथ अटैच किया जाता है, उसकी डिटेल नहीं यहाँ पे लिखी। अगर हम वाई प्लेट्स को ऑफ कर दें, वाई प्लेट्स को क्या कर दें, ऑफ कर दें, तो फिर वाई वाला मोशन तो नहीं होगा, फिर सिर्फ ग्राफ ऐसे सीधा बनेगा, सिर्फ एक्स वाला ग्राफ बनेगा। समझ आ रही है। और अगर हम क्या करें, एक्स वाली प्लेट्स को ऑफ कर दें, तो फिर ग्राफ कौन सा बनेगा, सिर्फ ऊपर नीचे वाला। तो फिर अब ज़रा ये देखें कहाँ पे, हमें कैसे पता लगेगा ये वाला ग्राफ बन रहा है, क्योंकि आप तो जब वो मरीज़ मर रहा होता है, हीरो एंड पे मर रहा होता है, तो आपको वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है ना। तो हम देखते हैं ज़रा कहाँ पे ये इसको देखा जाएगा। तो अब मैं ज़रा दोबारा से बता दूँ, डिफ्लेक्शन प्लेट्स दो प्लेट्स पर मुश्तमिल है। वाई प्लेट्स जो कि कौन सा मोशन करवाएंगी, वाई वाला मोशन, अमूदी मोशन। और दूसरी इसमें कौन सी प्लेट्स हैं, एक्स प्लेट्स, जो कि कौन सा मोशन करवाएंगी, एक्स वाला, आगे पीछे वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, उफ़की कहते हैं, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो सारा काम इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसको हमने कहीं देखना भी है कि नहीं, किसी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आप तो वहाँ टीवी में देख रहे होते हैं चीज़ को। अच्छा, अब तीसरा पार्ट आता है, तीसरे नंबर पे बच्चे, डस्टर किधर है यार, तीसरे नंबर पे इसकी एक स्क्रीन होती है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फ्लोरिसेंट स्क्रीन कहते हैं। चलो वही दे दो यार, वो जो सूसा था, जल्दी करो जल्दी, टाइम थोड़ा है। अच्छा, अब ज़रा देखें होगा ये कि अब इसमें हमारे पास तीसरा और आखिरी हिस्सा है। दूसरे हिस्से का मैंने नाम नहीं लिखा। दूसरा हिस्सा इसमें क्या है बच्चों, डिफ्लेक्शन प्लेट्स। क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ठीक है। और वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग लिखा होगा। चलें अब ज़रा आगे देखें जी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या है, तो डिफ्लेक्शन प्लेट शॉर्ट में पूछे बता देंगे कितनी प्लेट्स हैं, किस प्लेट का क्या काम, अपने अल्फाज में लिखते जाए। तीसरे नंबर पे है कि ये जो सारा काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, निकल रहा है, वाई एक्स मोशन कर रहा है, इसको देखना है हमने कहीं पे, तो एंड पे एक स्क्रीन लगी होगी बच्चे। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाके इधर इस स्क्रीन के ऊपर हिट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, एक ग्लो प्रोड्यूस होगी, एक रोशनी, एक चमक पैदा होगी। आप देखते हैं ना वो स्क्रीन ब्लैक सी होती है, उसमें एक चमक सी आपको वो सांप सा जाता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो वो किसके ऊपर देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इस स्क्रीन को कहते हैं बच्चे क्या, फ्लोरिसेंट स्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिसेंट स्क्रीन कहा जाता है। ये ऐसी स्क्रीन है हमारे पास, जब इसके ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक चमक पैदा करेगा। तो अब हमें नज़र आएगा कि इलेक्ट्रॉन का इस तरह ये जो भी मोशन कर रहा है, इस तरह से ग्राफ बनेगा, वो एसी वेव फॉर्म कह लें, या जो आपके पास वो एसी करंट था उसका क्या बनेगा, इस तरह से एक ग्राफ बन के आपको वहाँ पे नज़र आएगा। या मरीज़ आप देखते हैं तो उसका जब हार्ट बीट होती है, चल रही होती है कि नहीं, तो आपको ग्राफ से नज़र आ रहा होता है। तो ये था बच्चे हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। एंड पे हम तीसरा इसके पार्ट का नाम भी लिख लेते हैं। क्या है, एंड पे एक स्क्रीन है, आप पूरी लिख लेना स्क्रीन, ठीक है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन। एंड पे है बच्चे इसके यूजेस, क्योंकि आपने पूरा इसको टॉपिक को जब लॉन्ग आएगा तो आपने पूरा कवर करना है। शॉर्ट में ये हर चीज़ अलग-अलग आपसे पूछ सकता है, शक्ल भी बनानी मैंने सिखा दी ना आपको, ठीक है जी। अब ज़रा एंड पे है यूजेस। देखें बच्चे, हॉस्पिटल्स में मरीज़ों की वो जो हार्ट बीट चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रडार सिस्टम में रेंज फाइंड करने के लिए, देखें आप देखते हैं अगर कभी आप हवाई अड्डे पे या हवाई जहाज़ पे जाएं, वहाँ एक ना वो दावड़ा सा समझ लें पड़ा होता है, या वो जिसे आप कहते हैं यार डिश सी पड़ी होती है, और वो वहाँ पे जो इंजीनियर या जो भी वो टेक्नीशियन बैठा होता है वो स्क्रीन के ऊपर देख रहा होता है कि यार जहाज़ भी कितनी दूर है, कितनी देर में यहाँ पहुँचेगा, ठीक। या आप जंगी जहाज़ पे बैठे हैं तो आपको आगे वाले जहाज़ को हिट करना है,
गोला मारना तो आपको पता होना चाहिए ना यार वो कितनी दूर है, कितने फासले पे है, डिस्टेंस कितना है, तो फिर ही आप एग्जैक्टली उसको हिट करेंगे ना। तो रेंज फाइंड करने के लिए कि कितने फासले पर है कोई चीज़, हार्ट बीट चेक करने के लिए, या मैंने बताया था ऐसी चीज़ें जो चेंज होती हैं उनका ग्राफ देखने के लिए किसी स्क्रीन के ऊपर, उनको स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सबसे बड़ी बताइए जी जहाँ जहाँ पे स्क्रीन आपको नज़र आती है, ठीक है। तो ये जो आप देखते हैं ना टीवी के ऊपर स्क्रीन, उसमें एक ट्यूब तो नहीं लगी हुई, कैथोड रे ट्यूब एक तो नहीं लगी, उसमें काफ़ी सारी लगी होती हैं। उसमें भी आपको तो रोशनी नज़र आ रही होती है ना, कोई लाल रंग की, कोई नीले रंग की, तो वो भी एक चमक ही है। तो उसमें यही चीज़ इस्तेमाल हो रही है, समझ आ रही है। अच्छा अब ज़रा आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, तो लास्ट पे ये भी हो गया। अब इसके बाद आगे क्या आर्टिकल है वो बता दें ज़रा मुझे। ये आप इसको 2-3 मरतबा पढ़ें, फिर बहुत आसान है, फिर आप इसको अपने अल्फाज में लिखें, ठीक है जी। शुरू में नया चैप्टर जब शुरू किया जाता है थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि ये पता नहीं क्या आ गया हमारे सामने। ये देख लें आप, ये फ़िज़िक्स के ये काम है, आप बग़ैर फ़िज़िक्स पढ़े ये स्क्रीनें नहीं बन सकती जो आज आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी हैं, ठीक। तो कोई भी आप ज़िंदगी में, कोई भी आप अपने इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी फील्ड कोई भी देख लें, वहाँ फ़िज़िक्स लाजमी होगी, उसी के मरहूने मिन्नत हो गए काम। आगे क्या है जी यार ये ठीक है। इसमें से ना इस दफ़ा एक लॉन्ग आया हुआ था, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यही है जी। अच्छा बड़ा आसान है जी। सबसे पहले तो हम एनालॉग क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं। एनालॉग में आपको अगर सिंपल कहूँ तो आप देखते हैं और कहते हैं कि एनालॉग वॉच है हमारे पास और हमारे पास डिजिटल वॉच है। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहते हैं एनालॉग वॉच कौन सी है, जिसमें आप देखते हैं ना सुई सी लगी होती है, सुई वाली, और एक तरतीब से सुई चल के आगे को जा रही होती है, उसको एनालॉग वॉच कहा जाता है। और जो आप नंबरों वाली देखते हैं डिजिटल, उसमें आप देखते हैं कभी 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, उसमें कोई एक तरतीब नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। तो जिसमें ऐसी क्वांटिटी में, ज़रा इसको पहले डिफ़ाइन कर लूँ क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल बाद में आएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले हम एनालॉग क्वांटिटीज़ को देख लें कि ये कौन सी है। एनालॉग क्वांटिटीज़, एनालॉग मिक़दारें, और दूसरी कौन सी हैं जी, डिजिटल मिक़दारें। कौन सी हैं, डिजिटल मिक़दारें। ऐसी मिक़दारें जो एक ख़ास तसलसल के साथ तब्दील होती हैं, जिनमें तब्दीली एक ख़ास अंदाज में आती है, उनको कहा जाता है एनालॉग मिक़दारें। जैसे आप देखें दिन का जो टेम्परेचर है वो एक तरतीब से चलता है ना। एक आम दिन में जो सुबह सुबह ठंडा मौसम, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ती है, पीक पे जाती है, यानी कि ये काम हो रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ज़ीरो से तो नहीं चले टेम्परेचर स्टार्ट होता, लेकिन लो वैल्यू से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, 12 बजे तक फुल बढ़ता है, फिर किधर को आता है, नीचे को आता है। तो एक तरतीब में इसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है तसलसल के साथ। तो ऐसी मिक़दारें जो एक तसलसल के साथ तब्दील हों, बड़ा आसान, ऐसी मिक़दारें जो क्या हों, एक तसलसल के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ, एक ख़ास रवानी के साथ जो तब्दील हों, उनको क्या कहा जाता है, एनालॉग मिक़दारें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि ये देख लें, ये क्या है हमारे पास, एक एनालॉग मिक़दार। अगर ये करंट है या जौन सा भी है जिसकी भी बनाई है आपने। अच्छा डिजिटल मिक़दार क्या है, ऐसी मिक़दार जिनकी तब्दीली में अदम तसलसल पाया जाए, कंटिन्यूटी ना पाई जाए, डिसकंटिन्यूस मैनर हो जिनका। ऐसी मिक़दारें जो अचानक से कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, कोई एक तसलसल जिनमें ना पाया जाए। समझ आ रही कि नहीं। जैसे आपको कहा जाए भाई ये कोई पता नहीं कोई पागल है जो कि कोई ट्यून बजा रहा है, कभी वो बहुत ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा, कभी बहुत कम कर देता है, और बहुत कम बहुत ज़्यादा। कोई रिदम में एक जिसमें ख़ास तरतीब ना हो, ख़ास अंदाज ना हो, ऐसी क्वांटिटी को डिजिटल क्वांटिटी कहा जाता है।
जैसे हम ज़रा इसको देखते भी हैं, जैसे आप मैंने भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप टाइम को देखें अपनी रिस्ट वॉच के ऊपर, तो कभी उसमें आपको वैल्यू 1 नज़र आती है, कभी उसमें वैल्यू आपको क्या नज़र आती है 0, कभी 1, ये 1 को शो कर रहा है और नीचे वाला किसको शो कर रहा है 0 को। अच्छा 1 और 0 पे डायरेक्ट तो नहीं ना पहुंच जाता, 1 और 0 के बीच में पता नहीं कितने नंबर हैं, है कि नहीं। तो बहुत आसान बेटा, दोनों की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब इसके बाद ज़रा मैं इधर आता हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स की या फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें एनालॉग क्वांटिटीज़ का मुतालिया किया जाता है, एनालॉग क्वांटिटीज़ को स्टडी किया जाता है, ऐसी ब्रांच को क्या कहते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ आ गई है जी। और इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें कौन सी क्वांटिटीज़ को स्टडी किया जाता है, डिजिटल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ आ गई है जी। अच्छा अब ज़रा आगे देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ये है बच्चे कि हमारे पास सिग्नल भी होते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल। क्या होता है, एनालॉग सिग्नल। ये सारे शॉर्ट हैं जो मैं आपके सामने स्टडी कर रहा हूँ। और दूसरा कौन सा होता है, डिजिटल सिग्नल। इस पेपर में लॉन्ग आया हुआ था कि एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क करें, तो आप एनालॉग वाली साइड पे एनालॉग लिखते जाएं, डिजिटल वाली साइड पे डिजिटल लिखते जाएं, ठीक। अच्छा एनालॉग सिग्नल क्या है स्टूडेंट्स। एनालॉग सिग्नल ऐसा सिग्नल जो एक ख़ास तरतीब में हमें मिले। जैसे कि आप एसी करंट का देखते हैं ना, एक ख़ास तरतीब होती है। और ऐसा सिग्नल जिसमें एक तरतीब ना हो, जैसे मैंने अभी बनाया, इसकी शक्ल भी आप बना दें साथ, ठीक है बच्चों। तो ऐसा सिग्नल जिसमें कदम तसलसल पाया जाए, जिसमें दो ही जवाब हों। ये जो डिजिटल सिग्नल है, एमसीक्यू सुन लें, डिजिटल सिग्नल में सिर्फ दो जवाब हो सकते हैं फ़िज़िक्स की ब्रांच में या फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में या फ़िज़िक्स की फील्ड में। यहाँ पे तो देखें ना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 हो सकता है 6 तक ये मैक्सिमम वेरी कर रहा हो। यहाँ पे अगर +6 है तो यहाँ पे क्या होगा, -6। पढ़ा है ना आपने, ऊपर पीक वैल्यू पे पॉजिटिव, नीचे भी मैक्सिमम लेकिन वो नेगेटिव में। इसमें वैल्यूज़ वेरी करती हैं, इसमें और आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही जवाब पाए जा सकते हैं डिजिटल की दुनिया में, डिजिट्स की दुनिया में। कौन कौन से, एक आपके पास समझ लें कि 1 है और एक आपके पास क्या है 0। बाकी सारे इनसे मिलके बनते हैं फिज़िक्स की फील्ड में, ये हम देखते हैं आगे स्टडी करेंगे। तो ऐसा सिग्नल जिसके अंदर सिर्फ दो जवाब मुमकिन हैं, जिसके सिर्फ दो ही आंसर हो सकें, 0 या 1, या जिसका आंसर हम डिजिट्स की सूरत में लिखें। और इसको ये भी कहते हैं जिसका डिस्क्रीट मैनर हो। डिस्क्रीट मैनर का मतलब जिसमें अदम तसलसल हो। क्या हो, जिसमें कभी 0 कभी 1, कोई एक तसलसल नहीं है। देखें ये ऊपर जा रहा है ना सीधा, फिर सीधा इस तरह हो गया, ये उसने इसीलिए समझाने के, फिर सीधा नीचे ड्रम से गिर गया, तो वहाँ पे तो ऐसे नहीं हो रहा। समझ आ रही है। तो दोनों की डेफिनेशन और साथ में इनकी शक्लें आपने बना देनी। अब ज़रा आगे बढ़ने लगे हैं। एक और बात, एक होता है एडीसी, एक होता है डीएसी। एडीसी क्या है, इसको कहते हैं ए से एनालॉग, क्या बनेगा एनालॉग, डी से क्या डिजिटल, और सी से क्या कन्वर्टर। मैं अभी बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। और ये है जी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अच्छा अब होगा क्या, हम देखते हैं जी कि हम बहुत सारी चीज़ों को जब हम एनालॉग कंडीशन में या एनालॉग फॉर्म में हम स्टडी करने की कोशिश करें, एनालॉग सिग्नल की सूरत में, तो हमारे लिए उनको देखना, समझना, पढ़ना बड़ा पेचीदा हो जाता है। जैसे आप एक बच्चे के सामने एक सुइयों वाली घड़ी रख दें, उसे कहें बेटा ये एनालॉग वॉच यूज़ करके आप हमें क्या बताएं, टाइम बताएं, तो वो तो पहले सोचेगा कि सेकंड कितने हो गए हैं, मिनट कितने हो गए हैं, घंटे कितने हो गए हैं, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, है कि नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं,
हम उस एनालॉग वाली वॉच की मदद से हम उसी टाइम को, एक मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसी टाइम को एनालॉग से किस में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल में। और बच्चे के सामने एक घड़ी रख दी हमने जिसके ऊपर टाइम किस में शो हो रहा है, डिजिट्स में। अब बच्चा देखेगा नंबरों में वो टाइम होगा, वो कहेगा जी अच्छा ये तो सीधा का सीधा क्या है, 1 है, इतना घंटे हैं, इतना टाइम है। फ़ौरन से उसके लिए देख के बताना क्या है, बहुत आसान है। तो बाज़ औक़ात एनालॉग मिक़दारों को एनालॉग फॉर्म में स्टडी करना मुश्किल होता है, तो फिर हम उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल फॉर्म में, डिजिट्स की सूरत में। जैसे पहले वोल्ट मीटर सुइयों वाले इस्तेमाल होते थे, गैल्वेनोमीटर, एमीटर। अब कौन से आप घरों में देखते हैं, नंबरों वाले, लिखा होता है ना, वो रेड सा नंबर ऊपर नज़र आ रहा होता है। तो अब डिजिटल सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बात समझ आ रही है। तो अब क्या है बच्चे, हमारे पास ऐसी डिवाइस, ऐसा सर्किट, ऐसी मशीन, जो मर्ज़ी कह लें, सर्किट ही वैसे ज़्यादा बेहतर है, ऐसा सर्किट जो एनालॉग मिक़दारों को किस में तब्दील कर दे, या फिर ये कह लें ऐसा सर्किट जो एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दे, डिजिटल में। क्या कहलाता है, एडीसी कहलाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहलाता है। ठीक है, ये उसका उलट है जी, ये आप खुद बना लेंगे। बाज़ औक़ात हमारे लिए डिजिटल फॉर्म में किसी चीज़ को समझना, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं ना कि जिनको डिजिट्स में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हो सकता है हमें सही से समझ ना आए, तो उनको फिर हम डिजिट्स में या डिजिटल फॉर्म में देखने की बजाय हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एनालॉग में। तो ऐसा सर्किट जो कि डिजिटल क्वांटिटीज़ को या डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करे, एनालॉग में कन्वर्ट करे, उसे कहते हैं डीएसी। तो ये भी आपसे अलग से शॉर्ट पूछा जा सकता है। समझ आ गई सारी बातों की। पहले नंबर पे हमने देखा एनालॉग क्वांटिटीज़ एंड डिजिटल क्वांटिटीज़, फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, एंड पे हमने एडीसी और डीएसी पढ़ लिया। याद सारा नहीं करना, करना क्या है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे अपनी बुक के ऊपर। ये एनालॉग मिक़दारों की है, ये किसकी है, डिजिटल मिक़दारों की। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ये किसकी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। समझ आ गई है। अच्छा, एक और बात बच्चे कि डिजिटल जो सिग्नल होता है इसको हम बाइनरी फॉर्म में हासिल करते हैं। कौन सी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म से मुराद बाइनरी दो चीज़ों से मिलके जो चीज़ बनती है उसको बाइनरी कहते हैं। तो इसका आंसर दो ही नंबरों के ऊपर मुश्तमिल, डिजिट्स के ऊपर सॉरी हो सकता है, दो ही सूरतें हो सकती हैं, 0 या 1। तो दो मिलके क्या बनाते हैं, बाइनरी। तो इसका आंसर बाइनरी फॉर्म है, यानी कि 0 या 1, 0 1 की सूरत में इसका जवाब होता है। अच्छा आगे जी नेक्स्ट बढ़ेंगे एनालॉग सिग्नल। एक तसलसल के साथ तब्दील होने वाले सिग्नल को क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ये साइड पे इसका ग्राफ बना हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, बाकी सारा रीड कर लें। ठीक है, ऐसा सिग्नल जिसकी सिर्फ दो ही ख़ास कीमतें हों डिजिटल सिग्नल कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है। और साइड पे उसकी देख रहे हैं ये शक्ल बनी हुई, स्क्वायर फॉर्म बनी हुई है ना, नीचे जो है वो 0 है और ऊपर क्या है, 1। अच्छा आगे है जी मज़ीद उसने बता दिया है कि बहुत सारी जगहों पे हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब देखें ना बेटा, आप जो कंप्यूटर के ऊपर सारा काम कर रहे हैं वो सारा डिजिटल वर्ड है। उसमें अब जितने भी सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं, कोडिंग की जाती है, उसमें जितनी भी आप चीज़ें उसमें सॉफ्टवेयर या विंडोज़ सारी चीज़ें, वो डाटा सारा 1 0 की सूरत में सेव होता है उसमें। देखें आगे मैं और डिटेल में पढ़ाऊँगा। कंप्यूटर को हमारी ज़ुबान ही समझ आती, ये सारी फिज़िक्स है, इधर सुन लें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पढ़ाया जाएगा अगर कोई आगे पढ़ेगा। कंप्यूटर को नहीं हमारी बात की समझ आती कि आप कहें कि भाई मैंने कुछ लिखना है, आप कहें कि चलो लिखो पाकिस्तान हमारा है, उसको नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान हमारा है, उसको नहीं आती आपकी उर्दू लैंग्वेज। कंप्यूटर की सूरत में सिर्फ दो ही उसके वो क्या कहते हैं अपने समझ लें कि वैल्यूज़ यूज़ करता है, अपनी लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज बस ही है 1 0 1 0, वो सिर्फ 1 और 0 को समझता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि वो क्या है। और जहाँ जहाँ पे ये डिजिटल वर्ल्ड है, जितना भी जहाँ कंप्यूटर्स हैं या जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें देखते हैं वो सारी यही चीज़ें हैं बेटा। ये आगे अभी तो बेस पढ़ाई जा रही है, आगे डिटेल आपको काफ़ी पढ़ाई जाएगी। तो इस आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नीचे उसने लिख दिया है
ये सारे इस्तेमालात आप इसके देख लें, ये रीड कर लें कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे ये ADC और DAC है। हाँ जी, बाकी रीड सारा करें वैसे, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा होगा यार ADC और DAC वाला, कहाँ पे है? ऐसा सर्किट जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा सर्किट जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में तब्दील करता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहलाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो मैंने बीच में अंडरलाइन चीज़ें करवाई हैं ये आपने याद रखनी है, बाकी रीड सारा करना है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, ज़रा नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे ना। आगे मेरी बात सुने, ये जो है ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बुनियादी ऑपरेशन, इधर सुन लें और इधर अब्दुर्रहीम, यहाँ से याद कुछ भी नहीं करना, ये सारी ना सिर्फ डिस्कस करने वाली चीज़ है, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, याद आपने पीछे से करना है, ठीक। कल फिर इसके ऊपर तमहीद बांधनी पड़ेगी आधा घंटा लगा के, तो कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक। 2 दिन और लगाएंगे, बस आखिरी थोड़े से 2 मिनट की बस बात है, और याद थोड़ा ही बस यहाँ तक करना है जितना पढ़ा दिया आपको। 5-6 तारीफ़ें और 1 लौंग दिया है। हाँ जी बता देता हूँ, चलें देखें ज़रा, ये सारा करना है आपने, ये बस यहाँ से तारीफ़ आपने इतनी कर लेनी है, बाकी ये वजाहत सारी आपने करनी है। कहते हैं यहाँ तक ये इसकी तारीफ़ है, और ये इसकी मिसाल देख लेनी है, टीवी स्क्रीन, ठीक है, मिसाल लिख लेना, ये शक्ल, ये पार्ट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा, यहाँ तक ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन के बारे में, यहाँ पे इसके इस्तेमाल आता है, ये क्या है इस्तेमाल, तो रीड करें सारा, अपने अल्फाज में लिख दें, ठीक हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, शुरू चौखा ही लग रहा है। चलें अब ज़रा आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है, ज़रा इधर मुझे बुक दे दें। नेक्स्ट हमारे पास है जी, चलें अगर आप लोग ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो मैं बस आखिरी टॉपिक पढ़ा देता हूँ, फिर बस कर देते हैं, बीच में 2-3 लेक्चर मिस हो गए हैं यार। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके बुनियादी ऑपरेशन, ज़रा ये देख लें बच्चे, देखें जी, मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो है, यहाँ जो सर्किट्स होते हैं, अगर आप ये बल्ब की बात करें, आप कंप्यूटर से अगर इसको पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई चलो ऑन हो जाओ, ऑफ हो जाओ, आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही हालतें आप रख सकते हैं, जैसे ज़िंदा मुर्दा, ऊपर दाएं, समझ आ रही कि नहीं, तो 2 ही, सही सच, तो 2 ही बातें हो सकती हैं, 2 ही राय आप कायम कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, और दोनों जो ओपिनियंस हैं उनमें से एक ही सही होगा उस टाइम पे, है कि नहीं। इस तरह कंप्यूटर जो है, ठीक है, आपकी दुआ कबूल हो गई। चलें कल बात कर लेंगे, ठीक है। चलें इसको स्टॉप कर दें, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।